जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MHI 109 का यूनिट 1 से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट है और MA जो है हिस्ट्री से कर रहे हो, ठीक है, अगर MA आप लोग हिस्ट्री से कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही लिया है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे पूरा डेफिनेशन के साथ जो है इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, उस वीडियोस में हमने MHI 109 का जो भी टॉपिक का जो विश्लेषण होता है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियोस भी जा करके बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन होगा और इन क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे देखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर इग्नू में जैसे कोई भी क्वेश्चंस होता है तो वो आपको लिखने के लिए कम से कम 400 से 500 शब्द की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतने बड़े सवाल को अगर आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप जो है इसको लिखने में क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, आप याद भी नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चंस होता है इसको फॉर्मेटिंग कीजिए, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या करना है, सबसे पहले इसको 3 भाग में बांटिएगा, ठीक है। कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में, ठीक है। पहला पॉइंट आप बताओगे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसका सबसे पहले परिचय दोगे। बहुत बड़ा परिचय नहीं देना है, छोटा परिचय देना है, ठीक है। जो आपका 50 से 60 शब्द में हो सकता है, 40 से 50 शब्द में हो सकता है, ठीक है। ये आप बता दोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन का लिखोगे उसका होगा मुख्य भाग। मुख्य भाग क्या होगा, मुख्य भाग में ये आपको देखना, ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है। उन क्वेश्चन का जो पूछा गया है उसका सही से विश्लेषण दोगे, ठीक है। सही से उसको समझाओगे, एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। उसके तीसरा पॉइंट आप क्या रखोगे यहाँ पे क्वेश्चन का, कि तीसरे नंबर में आपको देना है निष्कर्ष, ठीक है। क्या देना है, छोटा सा निष्कर्ष देंगे। ये भी आपका निष्कर्ष जो है 40 से 50 शब्द में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, क्वेश्चन का जब फॉर्मेटिंग कर देंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और उसमें जो पूछा जा रहा है वो आप सही से दे भी पाओगे और याद करने का भी ये आसान तरीका होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप आपसे हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें। आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन करके रख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी आपको प्रत्येक दिन नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। और वहाँ पे नोट्स वगैरह आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये आज का जो पहला क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उभार को लेकर आधुनिक वादी जो सिद्धांत है उसकी क्या करनी है, हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का परिचय देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद आधुनिक युग की क्या है, एक प्रमुख विचारधारा है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, विश्व की राजनीति में गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है, हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र एक क्या है, भावना है। राष्ट्र क्या है, एक भावना है, ठीक है। देखिए कई सारे राज्य जब आपस में जुट जाते हैं, ठीक है, कई सारे राज्य आपस में जुट जाते हैं तो बहुत सारे राज्य आपस में जुड़ते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण करता है और इन राष्ट्रों के प्रति क्या होता है, लोगों का एक भावना जुड़ जाती है, ठीक है। जिसको हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, ये जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं आपस में कभी नहीं मिलते, ठीक है। तब भी वो क्या करते हैं, एक भावना के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी भावना को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो मतलब जो राष्ट्र है और राष्ट्रवाद है इसमें क्या है, अलग अलग क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। उन सिद्धांतों में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आधुनिकवादी सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना है। और ये जो विचारधारा है, आधुनिक राष्ट्रवाद का जो विचारधारा है, ये कब ज्यादा फला फूला, 18वीं से 19वीं शताब्दी में पूरा दुनिया में जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो आधुनिक वादी सिद्धांत और
सिद्धांत राष्ट्र और राष्ट्रवाद को आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का एक परिणाम मानते हैं। ठीक है, क्या क्या मानते हैं? जो आधुनिकवादी सिद्धांत, जो आधुनिक वादी जो विचारक है या फिर जो बोल सकते हो इतिहासकार है, तो वो क्या मानते हैं? इनको क्या मानता है कि आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का एक क्या है परिणाम है। इन सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्र को कोई प्राचीन या प्राकृतिक इकाई नहीं, बल्कि औद्योगिकरण, मुद्रण संस्कृति, पूंजीवाद, शिक्षा और संचार के प्रसार से ये उत्पन्न हुआ है। ये कैसे उत्पन्न हुआ है, ये लोग कैसे क्या मानते हैं? तो इन लोग का पीछे मानने का विचार ये है कि जो औद्योगिकरण हुआ उसके कारण से राष्ट्रवाद की भावना मतलब उत्पन्न हुई। मुद्रण संस्कृति कहने का अर्थ है जब प्रेस वगैरह आ गए, सभी लोग अपने आचार विचार जो है ना एक दूसरे से साझा करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीजें आ गई। उसके बाद पूंजीवाद आया, इस कारण से भी हुआ। लोगों में शिक्षा का हुआ, उसके संचार के जो संचार मतलब जो आपस में जुड़ने की जो भावना थी, एक दूसरे से मतलब जुड़ते गए और लोग जो है आपस में एकजुट होते गए। ठीक है, इन भावनाओं को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। इन्हीं कारणों से जो ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका छोटा सा इंट्रो हो गया। ठीक है, जब इंट्रो हो जाता है तो आपको क्या करना है? फिर दूसरा इसका परिचय देना है। क्या देना है इसका? सॉरी, ये बीच में आपको क्या देना है? उसका मुख्य विश्लेषण देना है। ठीक है, कि उस चैप्टर में आखिर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो मुख्य विवेचनाओं में ध्यान दो। तो आधुनिकवादी दृष्टिकोण का मूल विचार क्या है? तो आधुनिकवादी कई सारे विद्वान हुए हैं। ठीक है, जिसका नाम है एरिक हॉब्सबॉम, उसके बेनेडिक्ट एंडरसन। ये बेनेडिक्ट एंडरसन बहुत ही ज्यादा मतलब आधुनिकवादियों में माना जाता है। उसके अर्नेस्ट गेलनर, उसके कार्ल डॉयस, ये सब क्या है? विचारक मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं जो आधुनिकवादी विचारधारा के हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद आधुनिकता की ये उपज है। ये लोग क्या मानता है? राष्ट्रवाद जो है आधुनिकता की क्या है? एक उपज मानता है। क्या मानता है? उपज। ये औद्योगिक समाज में एकता और सामाजिक पहचान की आवश्यकता से जन्मा है। ठीक है, कैसे जन्म हुआ ये सब चीज का? ये लोग क्या मानते हैं कि औद्योगिक समाज में जो है सामाजिक एकता और पहचान की आवश्यकता से जन्म लिया। मतलब लोगों देखिए, जब यहाँ पे जो औद्योगिकरण आया था, तो औद्योगिकरण आने से क्या हुआ? कई सारे जो लोग हैं तो क्या होते हैं, वो किसी न किसी कारण से जो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अर्नेस्ट गेलेनर का दृष्टिकोण देखिए। गेलेनर क्या बोलता है कि औद्योगिक समाज की संस्कृति आवश्यकता से पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? सांस्कृतिक आवश्यकता के कारण से पैदा हुआ। औद्योगिकरण के साथ साथ शिक्षा, भाषा और संस्कृति में एकरूपता की जरूरत पड़ी, जिसमें राष्ट्र का क्या विचार सबके मन में जो है जागृत हुआ। ठीक है, ये कौन कहता है? गेलेनर कहता है, अर्नेस्ट गेलेनर के द्वारा कहा गया। ठीक है, मतलब औद्योगिक समाज की जो सांस्कृतिक आवश्यकता कैसे पैदा हुई? देखिए, औद्योगिकरण जब हुआ हमारे देश में या फिर पूरा विश्व में, तो लोगों के बीच में आपस में क्या शिक्षा का, भाषा का, संस्कृति में क्या हुआ? एक रूपता का जरूरत पड़ा कि सभी को एकजुट हो जाए। ठीक है, एक मतलब महसूस करे। इसी से क्या हुआ? एक राष्ट्र की विचारधारा सबके सामने मतलब सबके मन में उभर करके सामने आता है। ठीक है, ये चीजें हो गई यहाँ पे। उसके तीसरा यहाँ पे देखो, बेनेडिक्ट एंडरसन क्या बोलता है? कल्पित समुदाय का सिद्धांत देता है। कल्पित मतलब ये क्या बोलता है? एक कल्पना है। क्या है? बेनेडिक्ट एंडरसन क्या कहता है कि जो राष्ट्र है ये क्या है? कल्पना है। कल्पना है मतलब इसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ दिमाग में जो है ना एक फील कर सकते हैं। ठीक है, फील कैसा कर सकते हैं? जैसे मान के चलिए हम लोग कहीं भी रहते हैं। ठीक है, जैसे भारत देश का हम लोग अगर बात करते हैं, तो भारत क्या है? एक बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, तो भारत में कई सारे भाषा को बोलने वाले, कई सारे जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर अपना देश में रहते हैं तो हम लोग का मन में अलग अलग विचारधाराएं होती है। विचारधारा ये होती है कि हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि ये हम लोग जो ये धर्म को मानते हैं, मेरे लिए वो है, वो राज्य ऐसा है। लेकिन जब देश का बात आता है, जैसे मान के चलिए कि कोई क्रिकेट मैच ही हो जाए अगर, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या होता है, सभी को एकजुट रहते हैं कि सिर्फ भारत जीत जाए। ठीक है, क्या हो जाए? भारत जीत जाए। मान के चलिए कि भारत के साथ किसी और देश के साथ क्या होता है? युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो युद्ध हो जाता है तो उस समय हम लोग ये नहीं देखते हैं कि जो है मतलब कि हम लोग अलग हैं। उस समय क्या मानते हैं? सिर्फ भारत जीते। ठीक है, भारत जो है युद्ध में कभी नहीं हारे। तो ये कैसे हुआ? तो उसमें एक भावना जागृत हुई। ठीक है, भावना जागृत हुआ, और उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अपने देश के लिए क्या होता है? एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही भावनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी भावनाओं को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो बेनेडिक्ट एंडरसन क्या मानता है? इसको कल्पित समुदाय। कल्पित समुदाय कहने का अर्थ है कि सिर्फ कल्पना मात्र है। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं हम लोग, इसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, और ये लोग आपस में कभी जुड़े हुए भी नहीं रहते हैं, जितने भी उस देश में लोग रहते हैं। लेकिन तब भी
वो देश के लिए क्या होते हैं, एकजुट होकर के लड़ते हैं, ठीक है। इसी भावना को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है। देखो उन्होंने बताया कि मुद्रण पूंजीवाद यानी जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आ गया, उसके विभिन्न भाषाई समूह जब साझा करने लग गए, ठीक है। मतलब साझा करने का अर्थ है कि आपस में जो जुड़ने लग गए, जिससे लोगों ने स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में क्या करने लगा, कल्पना करने लगा, या फिर अपने आप को सोचने लगे हम एक राष्ट्र के क्या है, सभी लोग हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना अपने बातों को मतलब लेके गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद अगला और एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, एरिक्स हॉब्सबॉम, ठीक है। क्या मानता है, आविष्कृत परंपराएं का सिद्धांत देता है, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, राष्ट्रवाद राज्य द्वारा गढ़ी गई एक परंपरा है। क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राज्यों के द्वारा गढ़ी गई एक परंपरा है, ठीक है। और ये परंपराओं से माध्यम से विकसित हुआ है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय स्मारक। मतलब किसके द्वारा, राष्ट्रवाद जो है ना राज्य के द्वारा गढ़ा गया एक परंपरा के रूप से ये क्या हुआ, जुड़े हुए। जैसे भारत देश को अगर मान लेते हैं तो भारत में क्या है, हम लोग सभी को क्या होते हैं, एक ही झंडा के नीचे में रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर भारतीय प्रतीक के रूप में माना जाए तो ये हम लोग का बोलते हैं कि ये भारतीय ध्वज है, तिरंगा है हम लोग का। राष्ट्रीय गान, उसके बाद राष्ट्रीय पर्व वगैरह सभी चीजों से क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। और इनका मानना है कि ये राष्ट्र के द्वारा गढ़ा गया मतलब एक परंपरा है, ठीक है। मतलब जो इस कारण से ये जो क्या है विकसित हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है कार्ल डोयस। ये क्या मानता है, संचार दृष्टिकोण के द्वारा मानता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसमें संचार के माध्यमों का व्यापक प्रसार होता है, और भाषा और संचार माध्यम लोगों को सांस्कृतिक रूप से क्या करते हैं, इसको आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना क्या मानते हैं ये कार्ल जो डोयस है, ये क्या होता है, अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हो कि ये जो अलग अलग क्या है, आधुनिकवादी सिद्धांत के लोग हैं, और ये जो क्या करते हैं, अपना अपना विचार पेश किए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिकवादी सिद्धांत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आधुनिकवादी सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने समझाया था, ठीक है। तो ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उभार को लेकर के अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया गया, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो एक बार ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ने से ही ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, पूरा पूरा जो है एग्जाम में ऐसा ही हूबहू छाप भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हो गई। अब हम लोग को लास्ट में देना है एक निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष ये देना है कि उसका समापन करना होगा, और समापन आप अपने तरीका से कर सकते हो, अपना आप इसमें थोड़ा सा विचार भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आधुनिकवादी सिद्धांत राष्ट्रवाद को आधुनिक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं से जोड़ा, ठीक है। इसके अनुसार राष्ट्रवाद जो है ना कोई जन्मजात या फिर शाश्वत भावना नहीं होती है। मतलब ये नहीं है कि आप कोई जन्म से लेकर जन्म जाति हो, मतलब कोई डायरेक्टली आपस में कोई मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि ये क्या है, आधुनिकता शिक्षा और औद्योगिक विकास के साथ विकसित हुआ एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। मतलब एक दिन में ये जुटा नहीं, किसके कारण से जुटा, शिक्षा के कारण से जुटा, औद्योगिक विकास के कारण से जुटा। कोई ना कोई एक मतलब उसके जुटने का पीछे क्या हुआ, विशेष कारण रहा, ठीक है। इस कारण से लोग जो है क्या किया, आपस में जुटे। जैसे मान के चलिए अगर भारत में राष्ट्रवाद की अगर बात किया जाए, अगर भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद फैलने का क्या क्या कारण था। देखिए पिछली वीडियो में वहां पे मैंने समझाया है आप लोग को, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए, जैसे हम लोग का देश में क्या हुआ कि अंग्रेज आए, अंग्रेज हम लोग का देश में क्या करने लगे, गुलाम बनाने लगे, ठीक है। हम उन लोग का क्या बन गया, उपनिवेश बन गए। अब उपनिवेश बनने के कारण से क्या हुआ कि हम लोग को मतलब जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, हम भारतीयों पे क्या करने लगा, अत्याचार करने लगे। जब हम भारतीयों पर सभी अत्याचार करने लग गए तो सभी लोग मिलकर आपस में क्या हो गए, एकजुट हो गए। और एकजुट जब हो गए तो ऐसे ही एक भावना जब बनने लगा, तो इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, राष्ट्रवाद कर रहे हैं, ठीक है। सभी को मिल करके क्या हुए, उससे मतलब अंग्रेजों से लड़े, ठीक है। और हम लोग को अपने आप में क्या किए, आजाद होने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था, एक भावना थी। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐतिहासिक प्रक्रिया माना इसको। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार समझने में मदद की, ठीक है। मतलब दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति है ये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार मतलब समझने में क्या करता है, मदद करता है। कौन, आधुनिकवादी सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करके आप आंसर इसका लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और आप अगर समझ में आया है और तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए ये वीडियोस को, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को क्या है देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड थोड़ा सा। देखो
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्र तथा राष्ट्र की राष्ट्र तथा राष्ट्र राज्य की विभिन्न परिभाषाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अभी देखिए वहां पे हमने जब पढ़ रहा था तो वहां पे क्या था, राष्ट्रवाद की अलग अलग विचारें थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनकी क्या करना है, आलोचनात्मक व्याख्या करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करते हुए पहले उसका छोटा सा परिचय देंगे। परिचय देने के बाद फिर क्या करेंगे, उसका जो मुख्य विवेचना है, मुख्य विवेचनाओं में क्या लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या पूछा है उसके बारे में आंसर देंगे, और लास्ट में क्या होगा, एक छोटा सा जो है निष्कर्ष होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते क्या है, तो राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की आधुनिक राजनीति दो आधारभूत लेकिन भिन्न अर्थ वाले हैं, ठीक है। दोनों का क्या है, अलग अलग अर्थ है। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मानसिक समुदाय है, जबकि राष्ट्र राज्य क्या है, एक राजनीतिक संस्था है। दोनों की परिभाषा इतिहासकारों ने समाजशास्त्र के विभिन्न संदर्भों में दिया है, ठीक है। सबको क्या किया है, इसका अलग अलग अर्थों में इसका अर्थ बताया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या एक क्या है यहाँ पे बता रहा है, देखो राष्ट्र क्या है, एक जो है ना सांस्कृतिक समुदायों का क्या है, मतलब जो मानसिक समुदाय है, ठीक है, राष्ट्र। और राष्ट्र राज्य क्या है, एक राजनीतिक संस्था है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो यानी कि परिभाषाओं में लेकर के क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आलोचनाएं हैं, ठीक है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्र की परिभाषा है। तो अलग अलग जो विचारक है उसने अलग अलग क्या किए हैं, विचार दिए हैं, ठीक है। जैसे अर्नेस्ट रेनन, तो राष्ट्र को क्या मानता है, साझा स्मृतियों और एक साथ रहने की इच्छा पर आधारित था, ठीक है। ये हमने इससे पहले भी आपको बताया था, किस पर आधारित था, एक साथ रहने की इच्छा पर आधारित था, ठीक है। सभी लोग क्या किस पे जुटे रहे, एक साथ जुटे रहने के लिए क्या किए, इच्छा पर आधारित थे, ठीक है। इनकी क्या हुआ था, कुछ कुछ जो इनकी जो परिभाषा है, ये जो बातें कही गई है, इनकी आलोचनाएं भी हुई थी। उसके बाद गेलेनर है, गेलेनर ने राष्ट्र एक ऐसा समाज माना जिसमें संस्कृति और राजनीति का मेल है, यानी उनको उनके साथ क्या क्या इसको जोड़ा। उसके बाद एंडरसन, एंडरसन क्या बोलता है, राष्ट्र एक क्या है, कल्पित राजनीतिक समुदाय है, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, जो सीमित और संप्रभु होता है, जो सीमित भी होता है और संप्रभु भी होता है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे क्या किया, इसने बताया। देखिए इसी बातों का फिर क्या करना होगा, आलोचना भी करना है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र राज्य की परिभाषाएं, ठीक है। तो राष्ट्र राज्य की परिभाषाएं भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो राष्ट्र राज्य वह राजनीतिक ढांचा है जिसमें राष्ट्र और राज्य की सीमाएं एक समान होती है, ठीक है। राष्ट्र की सीमाएं क्या होती है, एक समान होती है। राज्य और राष्ट्र राज्य की क्या परिभाषा है बता रहे हैं यहाँ पे, राजनीतिक ढांचा है जिसमें राष्ट्र और राज्य की सीमाएं एक समान होती है। इसमें राजनीतिक सत्ता राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप होती है। जैसे अलग अलग उसका नाम रखा जाएगा, जैसे क्या क्या आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, इटली आ गया। तो ये सब चीजें क्या है, इसकी अलग अलग परिभाषा है। अब यहाँ पे जो बात किया गया है उनकी क्या क्या होगी, उसकी कुछ आलोचनाएं होगी, ठीक है। उन आलोचनात्मक विवेचना देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्र क्या है, भावनात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है, जबकि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र राज्य क्या है, प्रशासनिक और राजनीतिक है, ठीक है। मतलब जो राष्ट्र है वो क्या भावनात्मक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मतलब बातें होती है, जबकि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र राज्य प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा होता है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होती है, देखो राष्ट्र का निर्माण जो है आपका किसके द्वारा होगा, तो जनता की चेतना से होता है, यानी जनता जो सोचती है उसके द्वारा होते हैं। जबकि राष्ट्र राज्य के निर्माण क्या संविधान और शासन से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, लोगों के मतलब चेतना के द्वारा, चेतना के मतलब जो उन लोगों का दिमाग में होता है, लोगों के सोच में होती है, ठीक है। जबकि राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे होता है, संविधान और शासन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो, आधुनिक युग में कई राज्य बहुराष्ट्रीय हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बहुराष्ट्रीय, जैसे भारत को देख लेते हैं, जो ये दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्र राज्य का मेल आवश्यक नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग का भारत देश देखोगे तो भारत में कई राज्य मिल करके एक राज्य बना हुआ है। इस अलग अलग राज्य को हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय बोलते हैं, राष्ट्रीय राज्य, ठीक है। ये चीजें क्या करना है, याद रखना है। और उसके बाद समकालीन क्या है, आलोचना क्या क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। समकालीन आलोचना, तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, औपनिवेशिक देशों में राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो है पश्चिम से आयातित हुआ है। यहाँ सांस्कृतिक और विविधता के कारण एकीकृत राष्ट्रीय चेतना में बनना क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों में क्या है, अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पे मौजूद है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर लास्ट में क्या देंगे आप, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है परंतु समान नहीं है। देखो दोनों से जुड़ा हुआ है लेकिन एक समान नहीं हो सकता। राष्ट्र भावना का और राष्ट्र राज्य संगठन का प्रतीक है, ठीक है। राष्ट्र क्या है, भावना का है, और राष्ट्र राज्य जो है संगठन का प्रतीक है, ठीक है। आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य की अवधारणा एक ऐतिहासिक प्रयोग है जो अभी भी विकसित हो रहा है, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है, ये राष्ट्र राज्य जो है विकसित होते जा रहा है, ठीक है। ये चीजें क्या करना है यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो राष्ट्रवाद और गैर आधुनिकवादी सिद्धांत क्या है, उनका महत्व क्या है, ये बताना है। राष्ट्रवाद के गैर आधुनिकवादी सिद्धांत क्या है, उनका महत्व भी बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इस क्वेश्चन का परिचय दोगे, ठीक है। परिचय में आपको बताना है कि गैर आधुनिकवादी या फिर पूर्व आधुनिकवादी सिद्धांत यह मानते हैं कि राष्ट्रवाद केवल क्या है, आधुनिक युग की उपज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जो प्राचीन सांस्कृतिक में क्या है, निहित है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रवाद को ऐतिहासिक निरंतरता और सांस्कृतिक परंपरा से क्या करता है, ये जोड़ करके रखता है। ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है। गैर आधुनिकवाद मतलब नॉन मॉडर्निस्ट, मतलब जो देखिए ये जो सिद्धांत है ना राष्ट्रवाद को लेकर के, दो तरह से है, एक गैर आधुनिकवादी और एक है आधुनिकवादी, ठीक है। तो आधुनिकवादी के बारे में तो हम लोग जान गए, लेकिन यहाँ पे गैर आधुनिकवादी क्या है कि वो लोग क्या मानता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें देखना है हम लोग को। तो ये लोग मानता है कि राष्ट्रवाद केवल आधुनिक युग का उपज नहीं, मतलब अभी अभी सिर्फ नहीं पनपा है, बल्कि क्या है ये प्राचीन और सांस्कृतिक पहचान में भी मतलब ये था, ठीक है। इसलिए ये जो दृष्टिकोण है राष्ट्रवाद को ऐतिहासिक निरंतरता के साथ मतलब सांस्कृतिक परंपरा से भी क्या जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या करना है, याद रखना है हम लोग को। अब आगे देखो मुख्य विवेचना में क्या क्या बताओगे। जैसे यहाँ पे क्या है, आदिमवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र की उत्पत्ति जो है किससे हुई है, भाषा, धर्म, रक्त संबंध, परंपरा, साझा इतिहास पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे भारत का अगर बात करेंगे, चीन और उसके बाद मिस्र जैसी सभ्यताओं में राष्ट्रवाद की भावना जो है मतलब प्राचीन काल से ही मौजूद थी। ये मतलब अभी नहीं बल्कि प्राचीन काल से क्या था यहाँ पे जो है मौजूद था, ठीक है। ये सब भावना राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। उसके बाद एथ्रो सिवोलॉजिम क्या कहता है वहां देख लेते हैं। तो एंथनी डॉक्टर सॉरी एंथनी डी स्मिथ ने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उनके अनुसार राष्ट्रवाद जो है जड़ें जो सांस्कृतिक प्रतीकों, मिथकों और सामूहिक स्मृतियों में होती है, ठीक है। किसमें होती है, सामूहिक स्मृतियों में होती है। आधुनिक राष्ट्र जो है इन्हीं पुराने सांस्कृतिक प्रतीकों को नए रूप में अपनाते हैं, मतलब पुराने पुरानी चीजों को यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो है बताता है, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक निरंतरता का पक्ष भी लेता है। ये विचारधारा है, कहती है कि राष्ट्र का निर्माण जो है अचानक नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है बोले तो एक ऐतिहासिक क्रम और सांस्कृतिक परंपरा के साथ विकसित हुआ है। मतलब एक दिन में नहीं हुई है, कहोगे कि बस मतलब कुछ दिन पहले हो गया, ऐसा नहीं है। वो उसका बहुत ही पहले भी हो चुका था और उसके बारे में जो है यहाँ पे पूरा बताता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका थोड़ा सा महत्व बता देते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है। इसके महत्व देखिए, तो इसके महत्व देखो क्या बोलता है, यह सिद्धांत जो है राष्ट्रवाद केवल औद्योगिक या फिर आर्थिक कारणों के तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि इसको आगे लेके जाता है, ठीक है। ये सांस्कृतिक एकता, भाषा, परंपरा को क्या है राष्ट्र की नींव मानता है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रवाद की जड़ें मानव समाज की गहरी भावनात्मक और ऐतिहासिक चेतना में होती है, ठीक है। यह दृष्टिकोण तीसरी दुनिया के देशों जैसे भारत राष्ट्र निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया महत्व हो गया, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका निष्कर्ष बताना है। तो गैर गैर आधुनिकवादी सिद्धांत राष्ट्रवाद को मानव सभ्यता की ऐतिहासिक निरंतरता के साथ रूप में देखते हैं। ये राष्ट्रवाद को केवल आधुनिक उत्पाद ना मान करके उसे सांस्कृतिक और भावनात्मक विकास की लंबी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की जड़ों को अधिक गहराई और ऐतिहासिकता के साथ क्या करती है,
प्रदान करती है। ये मतलब जो है ना उसको इतिहास के साथ जोड़ता है। वो कहते हैं कि ये जो भी भावनाएं हैं एक दिन में नहीं पनपा, बल्कि ये जो होने में इसको मतलब इतिहास से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दिन में नहीं हुआ है, ये लंबा प्रक्रिया है। वो ऐतिहासिकता के साथ जोड़ता है, सांस्कृतिक के साथ जोड़ता है। तो ठीक है, ये चीज़ क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिएगा, इन जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से ही आपको यहाँ पे क्या होगा, पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके लिए नोट चाहिए तो आपका नोट्स भी आपको जो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।